Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. Press the bell icon for the new notification. आज से हम MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा सिविल प्रक्रिया संहिता या द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें आप देखेंगे कि जुडिशरी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। CPC ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जुडिशरी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के भी MCQs देखने तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं CPC से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1908, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1908, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1908, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1909। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 जनवरी 1909। ये जो एक्ट था CPC, ये मतलब जो फॉर्मेशन थी इसकी वो 1908 में हो चुकी थी, बट इसका जो इन्फोर्समेंट था या एप्लीकेबिलिटी थी वो स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1909 को। मतलब ये एक्ट बन पहले ही चुका था, बट इसका जो एप्लीकेबिलिटी थी ऑल ओवर इंडिया पे वो स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1909 से। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी अनुसूचित क्षेत्रों एवं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन डी समस्त भारत में जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवाय। ये क्वेश्चन जो है ये 2018 में पूछा गया था, इसलिए उस टाइम तो जो था इसका आंसर था ऑप्शन डी समस्त भारत में जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवाय। बट अगर आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2019 को एक नया अमेंडमेंट आया था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने जो है सेक्शन 35A और जम्मू कश्मीर को एक नॉर्मल स्टेट की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया था। जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे उसके बाद से जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट है, जो भी लॉ थे वो अब जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे। इसलिए अब अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा समस्त भारत में सिर्फ नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्र के सिवाय। अब जो है जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है, पहले एक्सक्लूडेड था, अब ये जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड है। जम्मू कश्मीर पे भी अब सिविल प्रक्रिया संहिता एप्लीकेबल होगी। चलिए क्वेश्चन 3, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी महान्यायवादी द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा। अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वगैरह जो होते हैं उनमें अपन ने मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से लॉ जो है अमेंड होता है या किस तरीके से लॉ बनता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी है वो बिल पास होता है लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट, पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें लॉ को बनाने की या अमेंड करने का पूरा बताया हुआ है। उसी तरीके से CPC में भी अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ से पास होकर फिर ही वो अमेंडमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी संसद द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 4, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल ऑप्शन ए 158 धाराएं तथा 52 आदेश है, ऑप्शन बी 158 धाराएं तथा 51 आदेश है, ऑप्शन सी 167 धाराएं तथा 52 आदेश है, ऑप्शन डी 161 धाराएं तथा 51 आदेश है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 158 धाराएं तथा 51 आदेश है। ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन 5, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ऑप्शन ए सारवान विधि, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि का संरक्षण है,
ऑप्शन डी निदेशात्मक विधि। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक विधि। अगर आप देखें तो जो भी सिविल केसेस होते हैं या दीवानी मामले जो भी होते हैं उसमें न्यायालय कैसे काम करेगी ये हमें दीवानी प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। अगर आप नाम भी पढ़ेंगे तो नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता। प्रक्रिया मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये मतलब सिर्फ प्रक्रियात्मक विधि ही है। ठीक है, आपको इस सब्जेक्ट के नाम में ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, प्रक्रियात्मक विधि। क्वेश्चन 6, सिविल प्रक्रिया के उपबंध। ऑप्शन ए रिट याचिकाओं में विनिर्दिष्ट लागू होते हैं। ऑप्शन बी विनिर्दिष्ट रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते। ऑप्शन सी रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते हैं। ऑप्शन डी रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं। जो रिट याचिकाएं होती है वो आर्टिकल 226 ऑफ द सीपीसी में बताई गई है और उपबंध जो है वो अलग होते, प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होंगे रिट याचिकाएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं, ये है सही आंसर। क्वेश्चन 7, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 नियम में से किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए दीवानी मामलों में, ऑप्शन बी राजस्व मामलों में, ऑप्शन सी सेवा संबंधी मामलों में, ऑप्शन डी भूमि विधि व स्थानीय विधि के मामलों में। इस क्वेश्चन में पूछा है किनके संदर्भ में लागू नहीं होती है। ठीक है, तो किस में लागू नहीं होगी? सेवा मामलों में, क्योंकि दीवानी प्रक्रिया संहिता जो है नॉर्मली ये तीनों चीज़ें कवर करती है। जैसे कि दीवानी मामलों में जो सिविल केसेस होंगे उनमें लगेगी, स्टेट के केसेस में लगेगी, और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस है उनमें भी सिविल कोड लगता है। बट जो सेवा संबंधी मामले हैं उसमें सीपीसी या दीवानी प्रक्रिया संहिता एप्लीकेबल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, यह बताएं कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिक्री नहीं है। ऑप्शन ए आदेश जो वाद पर रोक का निर्देश दे। ऑप्शन बी आदेश जिसके वाद को प्रतिप्रेक्षित कर नए सिरे से निपटाने को कहा गया है। ऑप्शन सी आदेश जिसमें उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया है। ऑप्शन डी आदेश जिसमें वाद पत्र को नामंजूर किया गया हो। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका आंसर कैसे आ रहा है ऑप्शन सी, तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 10 उसमें आपको बताया गया है कि कोई सा भी ऐसा आदेश जिसमें उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया हो वो जो है वो डिक्री नहीं होगी। वो एक आदेश है पर वो डिक्री नहीं होगी। क्वेश्चन 9, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवक्त हुआ था। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2002 को, ऑप्शन बी 1 जून 2002 को, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2002 को, ऑप्शन डी 6 जून 2002 को। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2002 को। क्वेश्चन 10, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 डैश के सुझाव पर बनाए गए थे। ऑप्शन ए संथामन कमेटी, ऑप्शन बी मलीमत कमेटी, ऑप्शन सी ठक्कर कमेटी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी मलीमत कमेटी। कोई भी एक्ट में जब इनेक्टमेंट होता है तो एक कमेटी बिठाई जाती है जो उस एक्ट में जो कमियां आ रही है उसके बारे में पता कर सके, उसकी जगह क्या चेंजेस लाने हैं उनको वो एप्लीकेबल करके देख सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक कमेटी बिठाती है। उन कमेटी के जो भी सुझाव रहते हैं उनकी बातों को मानते हैं और फिर एक्ट में अमेंडमेंट होता है या संशोधन होता है। तो इस टाइम जो 1999 और 2002 का संशोधन था वो बताया था मलीमत कमेटी ने। क्वेश्चन 11, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 की वैधता को जायज़ ठहराया गया।
इसका ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी है इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी है सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी है पंजाब एवं एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो आप अच्छे से याद रखिए कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये इसका जो जजमेंट आया वो 2005 में आया, बट जो अमेंडमेंट हुए थे 1999 और 2002 में, उसमें जो भी बात कही थी या जो भी संशोधन हुए उनको वैलिड या जायज़ ठहराया वो हुआ सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ठीक है। क्वेश्चन 12, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। इसकी ऑप्शन ए धारा 2(1) में, ऑप्शन बी धारा 2(2) में, ऑप्शन सी धारा 2(a) में, ऑप्शन डी धारा 2(b) में। ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। इसका आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में। ठीक है। इसमें बताया गया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंदर डिक्री को कैसे परिभाषित किया गया है, वो बताया गया है धारा 2(2) में। Okay, hit the like button for if you like the video and hit the subscribe button if you want to get new notification. Thank you. Bye.